हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फैब्रिक और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आयरन करने से पहले हमें पता होना चाहिए हम किस फैब्रिक पे आयरन कर रहे हैं, तभी तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें क्या टेम्परेचर सेलेक्ट करना है अपने उस फैब्रिक के लिए। तो आज हम लोग फैब्रिक के बारे में भी जानेंगे कि फैब्रिक दिखने में कैसा होता है, उसकी पहचान कैसे करें, और टेम्परेचर के बारे में भी जानेंगे कि हम कैसे टेम्परेचर सेलेक्ट करें उस फैब्रिक के ऊपर, या आयरनिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या स्टीम करनी चाहिए, हमें किस तरीके से उसकी केयर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहला फैब्रिक आता है हमारा डेनिम। डेनिम जो है कॉटन का ही फैब्रिक होता है। जो हमारा नॉर्मल कॉटन होता है वो काफ़ी लाइट थ्रेड जो होता है वो उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि जो थ्रेड की जो काउंटिंग होती है वो कम ली जाती है। लेकिन जो डेनिम फैब्रिक होता है उसमें जो फाइबर की और थ्रेड की जो काउंटिंग होती है वो ज़्यादा ली जाती है, तभी वो हमारा जो डेनिम फैब्रिक है बहुत मोटा दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि डेनिम की शर्ट भी होती हैं, और मतलब काफ़ी सारे स्टाइल आजकल निकल रहे हैं डेनिम के, तो सब में यही चीज़ फॉलो की जाती है। तो डेनिम नॉर्मली कॉटन फैब्रिक ही होता है, और जो उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है वो हम पढ़ते हैं आगे। Denim is a sturdy cotton warp-faced textile in which the weft passes under two or more warp threads. This twill weaving produces a diagonal ribbing that distinguishes it from cotton duck. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेनिम होता है वो कॉटन का ही फैब्रिक होता है। ये एक स्टर्डी कॉटन होता है जो कि वार्प, और देखिए जो फैब्रिक होते हैं हमारे वो वार्प और वेफ्ट होते हैं, यानी कि ताना और बाना इस तरीके से करके बुने जाते हैं। तो ये वार्प फेस्ड होता है, ये वार्प फेस्ड टेक्सटाइल होता है जिसमें जो वेफ्ट थ्रेड जो होते हैं वो पास किए जाते हैं टू और मोर वार्प थ्रेड्स। जो वेफ्ट थ्रेड है ये होते हैं ना, आप लोगों को पता है ताना और बाना, तो जो ये होता है इसमें काफ़ी सारी काउंटिंग में फैब्रिक होते हैं और इसके अंदर से इसको पास किया जाता है। तो ये एक वर्ब फेस्ड टेक्सटाइल फैब्रिक होता है। दिस ट्विल वीविंग आप लोगों को पता है कि ट्विल वीविंग किस तरह की होती है? अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी कि ट्विल वीविंग कैसी होती है, और अगर पता है तो वेल एंड गुड। This twill weaving produces a diagonal ribbing that distinguishes it from cotton duck. तो जो हमारा कॉटन डेनिम फैब्रिक होता है इसमें ट्विल वीविंग की जाती है, यानी कि ये ट्विल वीविंग फैब्रिक होता है जिसमें डायगनली रिबिंग दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉटन डक, जिसमें डायगनली रिबिंग होती है जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेचेबिलिटी आती है काफ़ी। अब देखते हैं इसको हम आयरन कैसे करेंगे। How to iron? Laying your jeans flat, iron the waistband and smooth out any other details such as buttonholes and pleats. तो देखिए यहाँ पे हमने जीन्स को लेके बात की है, क्योंकि ज़्यादातर डेनिम की जीन्स ही लोग वियर करते हैं, शर्ट और जंप सूट वगैरह कम वियर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस होती है वो जीन्स होती है। तो अगर आप लोगों को पता हो कि कॉटन जो है वो पहले फार्मर के लिए बनाया गया था, सबसे पहला जो डिज़ाइन था वो फार्मर के लिए किया गया था, क्योंकि जो डेनिम फैब्रिक होता है इसकी लेयर बहुत मोटी होती है और फार्मर्स को काफ़ी टाइम तक के लिए इतना खर्च नहीं कर पाते हैं, और उनको काफ़ी टाइम के लिए एक गारमेंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से भाई खेती में अगर काम करते हैं तो कपड़े गंदे भी हो जाते हैं, घिस भी जाते हैं। तो अगर बिल्कुल प्योर टाइप ऑफ कॉटन अगर वो लोग वियर करेंगे तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे और फट भी जाएंगे जल्दी जल्दी, तो जिसकी वजह से उनका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो इसी वजह से एक डेनिम फैब्रिक प्रोड्यूस किया गया था जो स्पेशली फार्मर के लिए था, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होती है, काफ़ी टाइम तक चलता है, और ये जल्दी से फटता, मतलब वही चीज़ फटता नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये स्ट्रेचेबल रहता है, तो आप इसको ईजिली पहन के वर्क कर सकते हो। तो हम इसको आयरन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम अपनी जीन्स को फ्लैट करेंगे। एक
आयरन टेबल पे आप कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मली घर में जो यूज़ किया जाता है वो मेज पे बेडशीट बिछा के, मोटी लेयर बेडशीट बिछा के और तब आयरन की जाती है। अदरवाइज़ आप आयरन टेबल पे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जीन्स को एक फ्लैट वे में बिछाइए, फ्लैट एरिया पे बिछाइए, ये ना हो कि उबड़ खाबड़ एरिया हो रहा है उसमें, तो फ्लैट एरिया में बिछाइए। आयरन द वेस्ट बैंड, वे सबसे पहले वेस्ट बैंड को आयरन कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है पहनने के बाद जो वेस्ट बैंड होता है वो सलवट खा जाता है, तो इसलिए वेस्ट बैंड को भी आयरन करनी चाहिए। एंड स्मूथ आउट एनी अदर डिटेल्स, और जो अदर डिटेल्स हैं जैसे कि उसमें पॉकेट है और काफ़ी सारी डिटेलिंग होती है, जो फास्टनर्स लगे होते हैं उनसे अपने आप को सिक्योर करके, मतलब कि आयरन को सिक्योर करके तब करें। अदरवाइज़ जो बटन है उसमें फंस जाती है, आयरन की जो टिप होती है, आयरन की जो पॉइंट होती है वो फंस जाती है फास्टनर्स में, तो उनको भी सिक्योर करके, और फास्टनर भी ख़राब हो जाएगा और आयरन भी ख़राब हो जाएगी, तो इन चीज़ को लेके सिक्योर करके और तब आयरन करें। सच एज बटन होल्स एंड प्लीट्स, जो प्लीट्स होती हैं डेनिम में, जैसे स्कर्ट होती है तो स्कर्ट में प्लीट्स होती हैं, जो नॉर्मली जीन्स होती हैं उनमें प्लीट्स नहीं होती, लेकिन अब वेरिएशन काफ़ी आती जा रही हैं, जैसे जॉगर्स आ रहे हैं तो इन सब में प्लीट्स होती हैं, तो इन सब चीज़ को लेके भी हमें आयरन ढंग से करनी चाहिए। और बटन होल होते हैं उनको भी आयरन करना चाहिए। कई बार क्या होता है थ्रेड लूज़ हो जाता है, कोई भी थ्रेड लूज़ हुआ और हम आयरन कर रहे हैं तो क्या होगा, वो थ्रेड खिंचता चला जाएगा उसके साथ, और जितनी भी स्टिचिंग उस एरिया में हो रही होगी वो रिमूव हो जाएगी। और पहले के टाइम पे जो जीन्स होती थी उन पे एम्ब्रॉयडरी भी आती थी, अब तो बहुत डाउन हो गया वो फैशन, तो जब एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है उन पे तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ जो थ्रेड होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो सिल्क के या कॉटन के थ्रेड से की जाती है, तो क्या होता है अगर ज़्यादा देर तक हम आयरन कर रहे हैं तो वो थ्रेड भी जल सकता है, तो इन सब चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और जलने के बाद वो क्या होगा, वो उस वक्त तो जैसे ही जलने वाला होगा हमको पता लग जाता है, लेकिन क्या होगा वो कैड़ा हो जाएगा, उसमें वो लुक नहीं आएगा और जो ग्लॉसी लुक है वो भी चला जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्लेस द फ्रंट साइड ऑफ द लेग्स इन पैरेलल डायरेक्शन टू द आयरनिंग बोर्ड एंड प्रेस द आयरन फर्मली until all creases and wrinkles disappear। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारी आयरन टेबल है, तो इस पर हम लोग जो जींस है उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो जब हमारा फर्स्ट जो फुट जो पैंट का जो एक साइड होगा, एक जो वन लेग होगा, पहले हम उसको आयरन करेंगे, मतलब उसको हम, जैसे ही हमारी ये वाली जींस है, हमारी जींस इस तरीके से होती है, तो क्या करेंगे हम इसको फोल्ड कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, दोनों जो लेग्स हैं उनको ओवरलैप करेंगे, और ये है हमारी टेबल, और इस पे इस फॉर्म में इसको बिछाएंगे, और बिछाने के बाद हम पहले वन लेग आयरन करेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा उठा के फोल्ड कर देंगे एंड देन इस पे आयरन करेंगे, फिर हम पलट देंगे जींस को पलटने के बाद फिर हम जो पार्ट, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट को, पहले हमने लेफ़्ट को किया देन राइट पे कर रहे हैं, अब हम राइट को फ्रंट में लाइए और उसको कीजिए, और फिर जो राइट लेग है उसको फोल्ड करके लेफ़्ट के लेग पर कीजिए आयरन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, बट थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अपने आगे एक जीन्स रखना, आप, मुझे पता है सबके पास जीन्स होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास जीन्स नहीं होगी। जीन्स अगर जिसके पास नहीं है तो पापा पैंट वगैरह पहनते होंगे, आप उनको कर सकते हो, अदरवाइज़ ट्राउज़र्स होते हैं उनको कर सकते हो, सेम ही प्रोसेस होता है आयरन करने का। तो इस तरीके से आप उसको आयरन कर सकते हो, और कॉटन लेवल पर ही करके आप उसको आयरन करें, क्योंकि जो मशीन से जो आयरन होती हैं उस पर आया होता है लिखा हुआ कॉटन लिनन हल्का सा लाइट टेम्परेचर हो जाता है कॉटन के मुताबिक, तो इसलिए कॉटन पे करें, कॉटन लिनन पे नहीं, कॉटन पे आयरन करें, कॉटन पे क्लिक करके आयरन करें। देन आगे पढ़ते हैं। प्रेस द आयरन फर्मली until all creases and wrinkles disappear, और तब तक आयरन करें जब तक उसके क्रीसेस यानी कि सलवटें और रिंकल्स ना निकल जाएं।
रिपीट दिस स्टेप ऑन द बैक ऑफ योर जीन्स, और यही स्टेप अपनी जीन्स के बैक साइड में भी अप्लाई करें। देन नेक्स्ट आता है हमारा शिफॉन फैब्रिक। तो देखिए ये है हमारा शिफॉन फैब्रिक। तो शिफॉन फैब्रिक की क्या पहचान होती है? सबसे बड़ी चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है शिफॉन। शिफॉन इतना लाइट वेट होता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि ये हमारे हाथ में भी है। इसमें हमेशा ये देखिए लाइनिंग, इस तरीके से लाइनिंग आती है इसमें हमेशा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये स्ट्रेचेबल होता है फैब्रिक। ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल होता है और ये जल्दी से ना इतना लाइट होता है, इतना लाइट होता है कि आप इसमें जो नीचे की साइड जो बॉर्डर है वो हैवी नहीं लगा सकते, अदरवाइज़ ये कपड़ा खिंच जाएगा और खिंचने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो वैसे तो इस पर शिफॉन पे आयरन की नीड नहीं होती, लेकिन सम टाइम जैसे साड़ी वियर करते हैं तो पहन उठते हैं बैठते हैं तो सलवट आ ही जाती है थोड़ी बहुत। तो इन सब चीज़ का हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालें? शिफॉन इज़ अ लाइट वेट बैलेंस्ड प्लेन वूवन शीर फैब्रिक और गॉज लाइक गॉसमेर वूवन ऑफ अल्टरनेट S&SZ ट्विस्ट क्रीप हाई ट्विस्ट यार्न्स। तो जो शिफॉन है, जैसे मैंने अभी बताया, शिफॉन जो है लाइट वेट फैब्रिक होता है और इसमें प्लेन वूवन, ये जो फैब्रिक होता है ये प्लेन वूवन फैब्रिक होता है। जो नॉर्मली वाप और वेफ्ट एक सिंगल थ्रेड जो चलता है उसी तरीके से ये भी बनाया जाता है। और ये गॉसमेर एक फैब्रिक होता है उसकी तरह होता है, और इसमें जो वूवन है, जो क्रेप जो है वो ट्विस्ट किया जाता है S और Z फॉर्म में। आई होप कि आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि S और Z ट्विस्ट कौन से ट्विस्ट होते हैं। जब हम फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं तो हम S और Z फॉर्म में इनको ट्विस्ट करते हैं, तो वही चीज़ है। तो हाई ट्विस्ट यार्न्स होते हैं ये। द ट्विस्ट इन द क्रेप यार्न puckers the fabric slightly in both direction after weaving, giving it some stretch and a slightly rough feel। ये काफ़ी जिसकी वजह से ये एक स्ट्रेचनेस देते हैं फैब्रिक को और रफनेस फील देते हैं। तो यही जो है इसकी पहचान होती है फैब्रिक की। ये थोड़ा सा रफ़ होता है, जॉर्जेट भी रफ़ होता है। तो जॉर्जेट और शिफॉन में कभी कंफ्यूज मत होना। जॉर्जेट में हमेशा दाने आते हैं हाथ में, लेकिन शिफॉन में रफनेस आती है कि हाँ ये रफनेस है, और जॉर्जेट में हमेशा दानेदार फीलिंग आती है हाथ में। तो ये इनमें कंफ्यूज मत होना कि जॉर्जेट कौन सा है और शिफॉन कौन सा है। शिफॉन स्मूथ, मतलब उसका टेक्सचर जो होता है वो प्लेन होता है लेकिन रफ़ होता है दिखने में, और इसके S और Z ट्विस्ट यार्न्स होते हैं। देन हाउ टू आयरन इट। अब हम पढ़ेंगे कि हम इसको आयरन किस तरीके से करें। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लाइट वेट होता है और इस पर आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। इतना फ्री फैब्रिक होता है, इस पर आयरन की ज़रूरत नहीं होती, ये उड़े उड़े जाता है। तो कई बार इसको जैसे इसकी स्कर्ट बनानी है फॉर एग्जांपल, तो उसको समेटने के लिए हमें हैवी बॉर्डर लगाना होता है, अदरवाइज़ ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये कहीं पर भी उड़ के चला जाता है फैब्रिक। इसकी चुन्नी आप लोगों ने देखी होगी, इतनी सॉफ्ट होती है कि पता भी नहीं लगता कि आपने वियर की हुई है। तो ज़्यादातर शिफॉन की साड़ी और दुपट्टा ही आते हैं। देन इसकी आयरन पढ़ते हैं कि हम इसको आयरन कैसे करेंगे। इफ़ द शिफॉन इज़ मेड आउट ऑफ सिल्क फैब्रिक, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे हर फैब्रिक की वेरिएशंस होती हैं, वैरायटी होती हैं। अब जैसे शिफॉन है तो शिफॉन की भी कई सारी वैरायटी होती है। एक शिफॉन सिल्क होता है, कॉटन शिफॉन होता है, जॉर्जेट नहीं होता। तो इस तरह की काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं। जैसे कॉटन में होती है वेरिएशन और सिल्क में होती है वेरिएशन। तो इसी तरीके से हर फैब्रिक में वेरिएशंस होती हैं। इफ़ द शिफॉन इज़ मेड आउट ऑफ सिल्क फैब्रिक, टेक इट टू द ड्राई क्लीनर रेदर दैन ट्राई टू गेट आउट रिंकल्स विद एन आयरन। मतलब कि इसके ऊपर आयरन ना करें। अब आयरन करने के भी काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। कई टूल्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं किए जाते, स्टीम ही होते हैं वो भी। तो क्या होता है कि उसमें स्टीम दी जाती है एंड देन उसको पुल आउट करा जाता है, मतलब कि खींचा जाता है ताकि वो रिंकल निकल जाए। तो कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे पैटर्न होते हैं आयरन करने के। तो यही चीज़ बोली है, उसमें आयरन करने की बजाय हम उसमें सीधा आयरन करने की बजाय उसको पहले ड्राई क्लीनर कीजिए, यानी कि उसको पहले ड्राई कीजिए, सुखाइए अच्छे से, मतलब उस पर गर्म हवा दीजिए, सिर्फ गर्म हवा,
ना तो उस पर हमें स्टीम करनी है और ना ही आयरन करनी है, सिर्फ गर्म हवा देनी है उसको ताकि उसके रिंकल निकल जाए। तो क्या होगा, उसके जो फाइबर्स हैं, उसके जो यार्न्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स की वजह से ही हमारे रिंकल्स आते हैं। जब वो मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं, तो वो जो फैब्रिक है हमारा श्रिंक हो जाता है उस एरिया से, और जिसकी वजह से क्रीसेस, उसको हम क्रीसेस बोलते हैं और रिंकल्स बोलते हैं। तो जब हमें क्रीसेस और रिंकल्स निकालने हैं तो उनको स्पेस देना होगा उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में जुड़ गए हैं, एक दूसरे से चिपक गए हैं एक दूसरे से। तो वही चीज़ है, हमें ड्राई क्लीन करनी चाहिए ताकि जो गर्म हवा उसके ऊपर, उस फैब्रिक के ऊपर जाए, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स को हीट की ज़रूरत होती है अपनी पोजीशन में लाने के लिए। तो जब हम उसको हीट करेंगे, हम जब उस पर गर्म हवा डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अपनी पोजीशन में चले जाएंगे, तो हमें आयरन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आयरन का काम क्या होता है, आयरन का काम हीट देना होता है। हीट दे के वो मॉलिक्यूल की शेप चेंज करते हैं। तो अगर हम आयरन, एक्चुअली क्या होता है, आयरन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मैंने आप लोगों को बताया भी था, 180 to 220 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर होता है, सबसे जो कम टेम्परेचर होता है। तो ये उस शिफॉन फैब्रिक के लिए ये भी बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इसलिए ड्राई क्लीनर यूज़ करनी चाहिए जहाँ जहाँ रिंकल होते हैं। कई बार जैसे हमने वियर किया तो उठे बैठे तो रिंकल आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ को हम ड्राई क्लीनर से रिमूव कर सकते हैं। These fibers are then woven together to create the sheer, porous fabric known as chiffon. तो ये जो फाइबर हैं ये आर देन वुवन टुगेदर, तो ये वुवन होते हैं, जो उसके फाइबर्स होते हैं वो वुवन होते हैं जो क्रिएट करते हैं शीर को, पोर्स को फैब्रिक में, और इसी को हम शिफॉन बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो शिफॉन फैब्रिक होता है वो किस यार्न से बनता है, और जो यार्न होते हैं वो किस फाइबर से बनते हैं, और फाइबर किससे बनता है, हमारा मॉलिक्यूल से। तो उन मॉलिक्यूल्स की जब हम शेप चेंज करते हैं तब जाके हमारा वो रिंकल फ्री होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। हमने आज 2 फैब्रिक के बारे में पढ़ा, डेनिम और शिफॉन के बारे में, कि यह शिफॉन फैब्रिक कैसा होता है, उसकी पहचान कैसी होती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर किस तरीके से आयरन करें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन वीडियो, मेरी बहुत बैड वॉइस आ रही है वीडियो में और बहुत ज़्यादा इंटरप्शन भी हो रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या, बोलने की वजह से मेरा गला जो है वो ख़राब हो चुका है पूरा, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि इम्प्रूव हो जाए। एक्चुअली काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ कि इम्प्रूव हो जाए मेरी वॉइस, बट प्रॉब्लम होती जा रही है और बिगड़ती जा रही है मेरी वॉइस। सो प्लीज़, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, मेरी मेहनत अगर सच में रंग ला रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ, सच में आप लोगों को समझ में आ रहा है और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।